हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारी पॉलिटी की सीरीज में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। कल हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात की थी। मुझे उम्मीद है कि वो चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के राइट हैंड कॉर्नर में टॉप में जो आई का आइकॉन बना है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको कल वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसने क्या किया था? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो बनाया ही था, इसने एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बनाया था एट द स्टेट लेवल। ठीक है, देखते हैं इसका नोट क्या कहता है। नोट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन शैल बी एट सच अ प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। इसमें आपको अगर ऑप्शन देगा एमसीक्यू में और बोलेगा कि इट्स हेडक्वार्टर शुड बी एट द स्टेट कैपिटल, तो आप उसको टिक कर दोगे जिसको पता नहीं है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसके स्टेट कैपिटल में ही होना पड़ेगा। जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, इट वॉज अ गुड पॉइंट टू नो। अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ये जैसा कि सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है, यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट एंड द स्टेट लिस्ट। ठीक है, मेक्स कंप्लीट सेंस ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस ने किया है ह्यूमन राइट्स वायलेशन मेरे ख्याल से, तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। हालांकि अगर इसमें से कोई केस पहले से ही एनएचआरसी या कोई दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो एसएचआरसी डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट केस। पहले से अगर एनएचआरसी या कोई दूसरी कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रही है तो एसएचआरसी क्यों करने जाएगी? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एसएचआरसी को क्या करेगी, ऐसे कोई फंक्शन भी कन्फर कर सकती है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को छोड़ के बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट एचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकती है, फंक्शंस दे सकती है। ठीक है, तो दिल्ली को छोड़ दिया यहाँ पे, तो दिल्ली के मामले जो होते हैं ह्यूमन राइट्स के उनको कौन दिखता है? उनको एनएचआरसी ही दिखती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू वर्दी। कोई भी यूनियन टेरिटरी में अगर वहाँ पर होगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि कौन सी एसएचआरसी को किस यूनियन टेरिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। जनरली मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट बंगाल एसएचआरसी को दी जाती होगी, है ना? इस तरह से जैसे कोलकाता हाई कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडमान एंड निकोबार, उनका जुरिस्डिक्शन वहाँ तक जाता है, उसी तरह से ये भी काम करता होगा। ठीक है, जब दिल्ली की बात आएगी तो वहाँ पे एनएचआरसी की सीट ऑलरेडी मौजूद है, तो वहाँ पर एनएचआरसी ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन कैसी होती है इस कमीशन की देखते हैं। ये अगेन मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें चेयरपर्सन और 2 मेंबर होते हैं। वहाँ पर नेशनल लेवल पे 5 मेंबर होते थे और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखते हैं, नोट क्या कहता है। 2006 अमेंडमेंट ने क्या किया है, नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर भी 5 हुआ करते थे, पर 2006 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और 5 से 3 कर दिया, मतलब चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स। ठीक है, और उनकी जो एलिजिबिलिटी की कंडीशन थी उसको भी एडिट कर दिया है, चेंज कर दिया है 2006 के अमेंडमेंट में। चेयरपर्सन जो है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाईकोर्ट होने चाहिए, एंड मेंबर जो है वो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाईकोर्ट होने चाहिए या डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, इन द स्टेट होने चाहिए विद द मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो 3 मेंबर हैं। पहला जो है चेयरपर्सन, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या करेंटली हाई जज होना चाहिए और जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट कह रहा है, मोस्टली मेरे ख्याल से उसी राज्य की हाई कोर्ट की जजेस को या रिटायर्ड किया जाता होगा, पर किसी भी हाई कोर्ट से वो हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टेट एचआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई जज, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट तो होते हैं, बट शुड दे नेसेसरीली बिलोंग टू दैट हाई कोर्ट ओनली, दैट स्टेट्स हाई कोर्ट, और दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया? तो दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद या तो फिर एक और 2 मेंबर बचे, एक मेंबर जो है वो सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, या डिस्ट्रिक्ट जज के सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे कम से कम 7 साल उन्होंने अपना काम किया होगा, और तीसरा पर्सन जो है वो ह्यूमन राइट्स के मामले में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता होगा, मतलब बेसिकली कोई राइट्स एक्टिविस्ट होंगे, एनजीओ वाले होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। जैसे नेशनल लेवल पर भी एक कमिटी जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन होते थे, और लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड लीडर्स ऑफ द हाउस इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ऐसे, एंड होम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से, लोकसभा से होम मिनिस्टर थे, तो ऐसे 6 मेंबर हुआ करते थे। तो बाकी आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट जानने के लिए।
तो यहाँ पर स्टेट लेवल पे जो रिकमेंडेशन के लिए जो कमेटी बनती है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। ठीक है, ये एक यूनिक पॉइंट है। नेशनल एचआरसी के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, द स्टेट होम मिनिस्टर होते हैं, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ तो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल होते हैं। देखिए, नेशनल लेवल पे वाइस चेयरमैन होते थे, यहाँ स्टेट लेवल पे चेयरमैन होते हैं, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द काउंसिल, वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। इसके बाद क्या होगा, एक सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट या सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज भी अपॉइंट किया को अगर अपॉइंट करना है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपॉइंट कर सकते हैं। जैसा कि नेशनल एचआरसी के लेवल पर भी था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सर्विंग जज, सिटिंग जज को अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस साहब को बात करनी पड़ेगी। चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years, विच एवर इज अर्लियर, और उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। जैसा कि एनएचआरसी में था, अभी एक बार उनका टेन्योर खत्म हो गया तो वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं एचएचआरसी के, उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिहाज से। ये जनरली एक इस तरह का प्रिंसिपल चलता है ब्यूरोक्रेसी में कि जो अपॉइंट करता है वही रिमूव कर सकता है, पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको सेम ग्राउंड पे रिमूव कर सकता है एंड इन द सेम मैनर जैसे कि वो एनएचआरसी के चेयरपर्सन या मेंबर्स को रिमूव करता है। ठीक है, जैसे अगर वो दिवालिया घोषित हो गए, वो अपने समय में किसी सर्व करते करते कहीं और भी जॉब कर रहे थे ऐसा पता चला, या वो उनके शारीरिक या मानसिक हेल्थ अब उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि एजेड लोग आते हैं ना इस ऑफिस में, तो वहाँ पर अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रही शारीरिक या मानसिक, या वो मेंटली इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि अब वो मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है, एकदम कॉमन शब्दों में कहें तो पागल हो गए। ठीक है, मानसिक रूप से अपंग हो गए, अक्षम हो गए, जो भी कहना चाहें, तो ऐसा हो गए हैं। और ये भी लेकिन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करेगी, ये कोई डॉक्टर के कहने मात्र से नहीं हो जाएगा। या फिर वो किसी जुर्म में कन्विक्ट हो जाते हैं और सज़ा पा जाते हैं। महज केस दर्ज हो जाने से नहीं होगा। ठीक है, केस लोगों के ऊपर फर्जी भी दर्ज हो जाते हैं, कन्विक्ट हो गए, उनको जेल की सज़ा हो गई, तो फिर अगर कन्विक्ट हो गए और सिर्फ उनको फाइन लगा तो भी उनको नहीं हटाया जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन द क्राइम कैसा है देखा जाएगा। एनीवेज, तो इन सब मामलों में प्रेसिडेंट और भी किसी मामले में हटा सकते हैं अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी हो जाती है उनकी किसी भी वजह से। ठीक है, इन दिस केसेस में प्रेसिडेंट जो है अगेन मामला सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफर करते हैं। एनएचआरसी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को ही रेफर किया जाता था, यहाँ पर हाई कोर्ट को रेफर नहीं किया जाता है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को ही रेफर किया जाता है। वो इंक्वायरी करते हैं और बताते हैं कि इनको रखना चाहिए कि हटाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति पे। सैलरीज, अलाउंस और दूसरी कंडीशंस जो हैं उनके, वो एक बार ज्वाइन कर लिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दीज आर एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एनएचआरसी की सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, वहाँ भी पार्लियामेंट नहीं तय करती थी, यहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं तय करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है, याद रखने लायक बात है। ये सारे जो प्रोविजंस हैं किस लिए हैं आप समझ सकते हैं, ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, उनको बेचारे को सैलरी का है, सरकारी बंगले का डर रहेगा ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को, तो वो सरकार के हक में फैसला देंगे हमेशा बिना मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए। इसके फंक्शन क्या है? ठीक है, जो भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेंस बाय पब्लिक सर्वेंट होगा, इसका वो सुओ मोटो या तो संज्ञान ले सकते हैं खुद ही, या कोई पिटिशनर अगर इनके पास आके याचिका दाखिल करेगा, या कोई कोर्ट इन्हें आदेश दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो किसी ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने जितने प्रिकॉशन लेने थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, वैसे प्रिकॉशन उन्होंने नहीं लिए। तो ये दो पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो या तो किसी प्रोसीडिंग में जहाँ पर कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट है, वहाँ पर वो जाके इंटरवीन कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। वो जेल्स और डिटेंशन प्लेसेस को विजिट करते हैं और वहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, जैसा कि एनएचआरसी करता है। वो कितने लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं कानून में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मेरे ख्याल से सब उनका दायरा स्टेट गवर्नमेंट तक ही रहेगा। ये बात मेंशन की जानी चाहिए थी वैसे यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी को, कि वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे सकते वो रिकमेंडेशन कि आप लोग एक कानून बना दो, एक काम करो, या बना सकते हैं तो ये बात उनको मेंशन करनी चाहिए थी। ठीक है, या तो जो भी फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और जो भी फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाते हैं, उसको वो चेक करते हैं, रिमीडियल मेजर्स भी सजेस्ट करते हैं। सब चीज़ें देखेंगे तो जैसे एनएचआरसी की थी वैसे ही इनकी भी है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जो यूनिक निकल के आए इसमें। अब इनकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो कमीशन इस कैसे काम करते हैं, जो कि हर इस तरह की कमीशन के लिए आप देखेंगे लोक अदालत से लेके हर जगह दे हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ठीक है, कमीशन हैज़
इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, अपना प्रोसीजर वो खुद रेगुलेट कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू कन्फर्म टू द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इस तरह के किसी भी प्रोसीजर कोड उन पर बाइंडिंग नहीं है, अपना प्रोसीजर वो खुद तय कर सकते हैं। दे हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड जस्ट लाइक ऑल द अदर कमीशंस ऑफ सिमिलर फंक्शनिंग, सिमिलर आइडेंटिटी जो हम देखते आए हैं। और इनकी प्रोसीडिंग्स जो है एक जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं, दीज आर ऑफ जुडिशियल नेचर, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। ये किसी भी सरकारी दफ्तर से, अथॉरिटी से जानकारी मांग सकते हैं, रिपोर्ट सबमिट करो कह सकते हैं, या उसके नीचे का भी कोई ऑफिस हुआ, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, उनसे भी ये मांग सकते हैं, ठीक है। कमीशन जो है दे आर नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed, ठीक है। 1 साल के अंदर इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यही बात एनएचआरसी के लिए भी लागू होती है, ठीक है। कमीशन अपने इंक्वायरी में इस तरह के कदम उठा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि विक्टिम को कोई कॉम्पनसेशन आप दे दीजिए, ठीक है, मुआवजा दे दीजिए, या स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी को कह सकते हैं कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप मामला शुरू करिए, प्रोसीडिंग्स चालू करिए प्रोसिक्यूशन की, या स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी को कह सकते हैं कि इंटरिम रिलीफ जो है, त्वरित राहत आप प्रोवाइड करवाइए विक्टिम्स को जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की विक्टिम है। और ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या स्टेट हाई कोर्ट जा सकते हैं कोई रिट पिटिशन फाइल करने के लिए, ठीक है, कि इस फलाने मामले में हमारा आदेश देना काम नहीं कर रहा है, या हम शायद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं आदेश देने के लिए, आप थ्रू अ रिट ऑफ योर्स एक आदेश जारी करिए सरकार को। इससे क्लियर है कि इनका जो अगेन जो इनका फंक्शन है, इट इज़ रिकमेंडेटरी इन नेचर, ठीक है। इनके पास पनिश करने की कोई पावर नहीं है, या खुद से किसी को मुआवजा घोषित करने की, मुआवजा देने की कोई पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। और इनके रिकमेंडेशंस अगेन जस्ट लाइक एनएचआरसी आर नॉट बाइंडिंग, कोई भी सरकार या अथॉरिटी इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, बट इनको इन्फॉर्मेशन दिया जाना चाहिए आप विद इन 1 month के क्या कदम उठाए गए हैं। कमीशन जस्ट लाइक एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या मेमोरेंडम ऑफ एक्शन लिया गया है, इसको लेजिस्लेचर के टेबल पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी अगर नहीं माना गया रिकमेंडेशन तो क्यों नहीं माना गया ये भी मेंशन करना पड़ेगा। चलिए, इतना तो इनको पावर दिया गया है, ठीक है। ये स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं, तो दोनों हाउसेज के सामने आपको पेश करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। और अगर एक ही हाउस है तो आप उस एक ही हाउस के सामने पेश कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक यूनिक पॉइंट पे जो कि एनएचआरसी वाले चैप्टर में नहीं था। तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज कोर्ट्स कैन बी सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। हर जिले में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट सेपरेटली होना चाहिए। देखिए, जब भी कानून बनाते हैं, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर टीचर ऐसे होमवर्क देता था जैसे एकमात्र उसी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे। वो नहीं सोचता था कि बच्चों को बाकी सब्जेक्ट के भी तो होमवर्क मिलेंगे, भाई इस हिसाब से होमवर्क दो। तो वैसे ही जब भी कोई कानून बनता है, आप देखेंगे पूरा ओवरबोर्ड चले जाते हैं कि हर सरकारी डिपार्टमेंट को इस मामले के लिहाज से एक रिपोर्ट हर महीने फाइल करनी पड़ेगी, सेपरेट कोड बना दो, सेपरेट जज बना दो, सेपरेट मंत्रालय बना दो, सेपरेट फंड एलोकेट कर दो। यार, हर मामले के लिए सेपरेट नहीं हो सकता। क्या पता, मैंने कोई ह्यूमन राइट्स कोर्ट नहीं देखी किसी भी जिले में, मैं कई जिलों में रहा हूँ, हर जिले में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, है ना। तो ऐसा ना हो कि जुडिशरी का काम अब गवर्नमेंट के हाथ से आ गया है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंकरेंस यानी उनकी सहमति से, ठीक है। तो हर ह्यूमन राइट्स कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी या एक एडवोकेट अपॉइंट करेगी जो कि 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों अपॉइंट करना है? क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिनका हुआ है उनको खुद से जाके एक लॉयर नहीं खोजना है, उनकी तरफ से सरकारी वकील केस लड़ेंगे, ठीक है। अब 2019 अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, उसके बारे में देखते हैं। एकदम रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था। ये क्या बताता है कि अभी तक तो सिर्फ एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकते थे एनएचआरसी के चीफ, अब कोई एक एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज भी बन सकते हैं, ठीक है। इसने एनएचआरसी के जो मेंबर्स थे, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज इस टाइप के लोगों को जो अपॉइंट किया जाता था, वो पहले 2 हुआ करते थे, वो 3 कर दिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 हैज़ टू बी अ वुमन, ठीक है, एक बढ़ा दिया। फिर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये हमने पढ़ा था एनएचआरसी वाले चैप्टर में, इनको रिसेंटली ऐड किया गया 2019 में, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन जो है वो भी अभी रिसेंटली, अभी उसकी कुछ तो बात हुई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, ऐसा कुछ हुआ है, मैंने कवर किया मेरे वीडियो में। एज वेल एज चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी, इसके बारे में हमने एनएचआरसी के चैप्टर में डिस्कस किया है कि ये लोग एक्स ऑफिशियो, वन ऑफ द 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ऑफ द एनएचआरसी। तो ये 3 लोगों का जो नाम है ये अभी 2019 में ही ऐड किया गया है, ठीक है।
ये टर्म्स ऑफ द चेयर टर्म कितने साल तक सर्व करेंगे चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज वेल एज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को 5 से 3 साल तक रिड्यूस कर दिया। पहले 5 साल सर्व कर सकते थे, उनको 3 साल के रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है सर। अब इन्होंने क्या प्रोवाइड किया कि एक पर्सन जो कि जज रहा है हाई कोर्ट का, उसको भी एसएचआरसी के चीफ के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। जैसा कि हमने एनएचआरसी कितना उसमें देखा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस नहीं, एक्स जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे ही स्टेट हाई कोर्ट के एक्स जज को भी एसएचआरसी के चीफ के कमिश्नर क्या बोलते हैं उसको, चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एसएचआरसी के ऊपर कोई भी फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स और द यूनियन टेरिटरीज वाली बात जो हमने पढ़ी थी ना, कि यूनियन टेरिटरीज में जो ह्यूमन राइट्स के मामले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एसएचआरसी को दे सकता है। ये वाली बात 2019 के अमेंडमेंट से आई है। ठीक है। और क्या प्रोवाइड किया कि सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, सेक्रेटरी जनरल क्या होते हैं, देखिए कि एक तो एनएचआरसी और एसएचआरसी में सारे ये लोग हैं, बड़े बड़े जज वगैरह, एनजीओ वाले लोग, वकील, इस तरह के लोगों को अपॉइंट किया गया है। दूसरा, उसके अंदर एक ब्यूरोक्रेसी भी तो है, जांच एजेंसियां हैं, उनके डिपार्टमेंट है, सेक्रेटेरिएट है, देश भर में उनके फील्ड ऑफिसेज हैं। तो ये जो उनका ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो हेड है, एक ब्यूरोक्रेट होंगे, वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ठीक है। तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को वो सेक्रेटरी जनरल के पास रहेंगे। ठीक है। लेकिन जुडिशियल फंक्शंस और पावर टू मेक रेगुलेशन जो रहेंगे वो चेयरपर्सन के पास रहेंगे। कुल मिला के ह्यूमन राइट्स कमीशन के थोड़े दांत और कम कर दिए इन्होंने, उनकी ताकत और कम कर दी। तो चीफ जस्टिस थे, उनके हाथ से एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो अब सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है इन कमीशंस में, बेसिकली उसके पास अब चीफ जस्ट जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं ऑफ द कमीशन, उनकी बातें मानने का अब ज़्यादा इंसेंटिव रह नहीं गया है। तो सरकार की तरफ वो अपना लॉयल्टी रखेंगे, ना कि कमीशन की तरफ। ये एक इस तरह का कदम उठाया गया है। ठीक है। फिर एसएचआरसी में भी जो है बोला गया है कि जो सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में होते हैं और एसएचआरसी में सेक्रेटरी होंगे, वही पोस्ट होगा जो मैंने आपको अभी बताया। तो सारे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो रहेंगे वो उनके पास रहेंगे, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ चेयरपर्सन। अच्छा, क्या यहाँ नेशनल में भी ये बात लिखी है क्या, सब्जेक्ट टू द, हाँ भाई हमने गलत बोल दिया, मैंने गलत बहुत जल्दी मैंने जज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए वो सारे मामले वो चलाएंगे, बट अल्टीमेट कंट्रोल चेयरपर्सन के हाथ में रहेगा। आई एम सॉरी, सरकार को बिना मतलब, मेरे मन में रहता है हमेशा सरकार के प्रति संदेह रहता है कुछ गलत ही कर रहे होंगे इन लोग, ऐसा नहीं है। तो वो चेयरपर्सन के हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा। वो बेसिकली रोज़मर्रा के मामलों में उनको परेशान न किया जाए, हर कागज़ पे साइन उनके न लगे, ये काम किया गया है। तो वही काम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए भी किया गया है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हम देखिए इस चैप्टर के अंत पे आ गए हैं। अगला हम लोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का चैप्टर कवर करेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय के लिए हम और कमर कस के तैयारी करेंगे मेंस के लिए, अगले प्री के लिए, है ना, दूसरे एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स की वीडियो वापस से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, कमेंट में सेक्शन में बताइए कैसा गया आपका पेपर। ठीक है। किस तरह की और एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप चैनल से। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।